अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने टॉपिक को जहाँ पे क्लोज किया था दैट वाज अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स। हमने कहा था कि हमारे पास जो है ना सिचुएशन हमेशा ऐसी होती है बिजनेस में कि जहाँ पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ के साथ चलना पड़ता है। हमें एक अल्टरनेटिव को चूज करना पड़ता है, दूसरे को लीव करना पड़ता है, जिसको हमने कहा था कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। फिर उसके लिए हमने कहा था कि सबसे बेटर हमारे पास किस तरीके से वो चीज़ मैनेज होगा, तो वो हमें कौन करके देगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर करके देगा, जहाँ पे हमारे पास हमारे रिसोर्सेज एक ही मेन रिसोर्स पे डिपेंडेंट होगा और हमें उसके दरमियान एक जो है ना वॉइस डिसीजन मेकिंग करनी होगी, या फिर हम इसको कहते हैं कि रेशनल डिसीजन मेकिंग करनी होगी कि हम उस रिसोर्सेज का बेटर से बेटर यूटिलाइजेशन कर सके और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कहता है कि हमें पॉसिबिलिटी जो है ना फ्रंटियर के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा और उसके ज़रिए से हमें कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब भी हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्स मौजूद है वो हमेशा हर एक नीड के लिए फुलफिल नहीं हो सकता और ना ही वो सफिशिएंट है। लेट से आपकी सैलरी 20,000 रुपीज़ है, तो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट कि आप इसमें गाड़ी भी खरीद लो, आप इसमें घर का रेंट भी चलाते रहो और अपनी डेली की एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करो। क्या होगा कि कहीं ना कहीं पे आपको जो है ना कोई चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। कि अगर आप चाहते हो कि गाड़ी खरीद लो, तो फिर तो आपको सेविंग्स के ऊपर जाना पड़ेगा और पैसे बचाने पड़ेंगे, बचाने पड़ेंगे, और आप जो है ना बाकी अपनी नीड्स एंड वांट्स को क्या करोगे, सेक्रीफाइस करोगे। और अगर आप अपनी बाकी नीड्स और उसके ऊपर फोकस करते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को फॉरगो करना पड़ेगा कि ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जो है डेली एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करूंगा। फिर तो इसी के बेसिस पे हमारे पास कहता है कि पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर demonstrate those baskets of goods which can be produced when all scarce resources of an economy are applied efficiently। कि हमारा मेन मकसद क्या है कि हमारे पास जो इकोनॉमी में रिसोर्सेज मौजूद हैं, हम उसको मैक्सिमम कैपेसिटी पे इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उसको जो है ना इस्तेमाल करेंगे अपने रिसोर्सेज को, उतना ही हमारे पास हमारे जो है ना जो बास्केट ऑफ गुड्स हैं, जो हमारे पास गुड्स हैं जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो बेहतर से बेहतर हो सकेंगे। और अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हमारे पास वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज चलेगी, ना कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगी। अब लेट से एक बंदा है, वो क्या करता है कि उसके पास जो है ना 20,000 रुपीज है, ठीक है, या पहले मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था कि अगर एक बंदा है उसके पास जो है ना 10,000 रुपीज है और वो चाहता है कि फुटबॉल का टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए मैं क्या कर लूँ कि एक जो है ना अच्छा सा क्वालिटी किट खरीद लूँ और उसके साथ साथ अच्छे शूज़ भी खरीद। तो वो मार्केट में जाता है, जाके पूछता है कि मेरे पास एडिडास के शूज़ कितने के हैं? वो उसको कहते हैं कि एडिडास के शूज़ जो आपके पास 8,000 के हैं, स्टार्टिंग प्राइस, कम से कम 8,000 प्राइस है उसकी। और वो जो है जाता है किट का पूछता है नाइकी वालों से कि जी किट कितने तक मिलेगी? वो उसको कहते हैं कि जी 6,000 का है। तो अब यहाँ पे ये सोच में पड़ जाता है कि दोनों चीज़ें तो इसमें फुलफ़िल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 8 + 6 = 14। तो और मेरे पास रिसोर्सेज़ क्या है? वो 10 है। तो अब मैंने क्या करना है कि एक नई चीज़ को तो फ़ॉरगो करना पड़ेगा। अब इसके लिए वो क्या करेगा? वो जाता है जो है ना वहाँ पे मार्केट में सेकंड हैंड चीज़ों की तरफ जाता है, उसके ऊपर मालूमात करता है, उसको कहता है कि जी सेकंड हैंड शूज़ मुझे कितने से क्या तक मिलेंगे? तो वो उसको कहते हैं कि जी 4,000 तक आपको शूज़ मिल सकते हैं। किट का सेकंड जो है ना सेकंड हैंड पूछता है, तो वो क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं होती। वहाँ पे देख तो लेता है, लेकिन वो उस क्वालिटी के जो है लेवल का नहीं होता कि वो उसको वहाँ पे पहन के ले जा सके। तो अब ये क्या करेगा, एक रैशनल तौर पे वो जो है ना इस चीज़ को सोचेगा कि शूज़ जो है ना मेरे लिए जब सेकंड हैंड में मिल रहे हैं, उसका पता भी नहीं चल रहा है, एक अच्छी क्वालिटी में मुझे मिल रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू गो फॉर द शूज़ एट 4,000 एंड फॉर द किट 6,000। तो अब वही 10,000 रुपीज़ में दोनों चीज़ें उसकी आ गई, कि शूज़ भी आ गए क्वालिटी वाले और उसके पास जो है ना किट भी आ गई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के ऊपर कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना यूटिलाइज कर सकते हैं कि हम उससे ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकें। तो इसलिए कहता है कि टू इलुसिडेट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और फ्रंटियर वी मस्ट अंडरस्टैंड सम की कॉन्सेप्ट्स। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? सबसे पहला ट्रेड ऑफ, कि हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, एक चीज को वेव ऑफ करना पड़ेगा। To get something, we must forgo something else, as resources are limited. To get more of guns, a state must compromise some of food. In other words, a situation where production of one product
cannot be increased without restricting the production of another good is a trade-off situation. ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंट एग्जांपल में हमने देखी कि अगर वो चाहता है कि उसके पास क्वालिटी शूज भी हो और उसके पास जो है ना क्वालिटी किट हो, तो फिर उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास सिर्फ 10,000 है और उसके लिए उसके रिसोर्सेज चाहिए 40,000 के। तो उसने बेटर यूटिलाइजेशन क्या की, एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया और एक चीज जो है ना न्यू ले ली। तो इसी तरीके से एक कंट्री जो है ना वो क्या करती है कि वो डिफेंस के ऊपर फोकस करती है और वो जो है ना ज्यादा से ज्यादा गन्स वगैरह प्रोड्यूस करने के ऊपर फोकस कर देती है, तो उसको फूड के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट की वजह से दूसरा जो है ना वो ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा और इसको हम कहते हैं ट्रेड ऑफ। सेकेंड टर्मिनोलॉजी हमारे पास कॉन्सेप्ट इसमें है चॉइसेस का। ड्यू टू लिमिटेड इनकम one should make choices on the basis of needs and priority. For instance, a head of the family must forgo some of the luxuries to provide other necessities for the family. To grow more of wheat, a farmer must sacrifice some of rice as a piece of land is limited. ठीक है कि चॉइसेस हमारे पास महदूद है। ठीक है कि अगर एक बंदा चाहता है कि मैं जो है ना प्रायोरिटी बेसिस को रखता है कि मैं अपने बच्चों की तालीम अच्छी जगह से करा लूं, तो फिर उसको लग्जरी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फिर वो लग्जरियस लाइफ नहीं गुजार सकता कि वहां से मर्सिडीज कभी खरीद रहा है, कभी जो है ना अपने लिए नई किया स्पोर्टेज निकाल रहा है, वो चीजें फिर उसके लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उसको एक बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर जो है ना बच्चों को तालीम देने के लिए उसको एक अच्छे इंस्टीट्यूट वगैरह में एडमिशन देना होगा और उसके फीसेस उसको प्रॉपरली मैनेज करनी होगी। तो वो क्या करे, उसके पास चॉइसेस तो हैं, लेकिन उस चॉइसेस में एक को चूज करेगा तो दूसरे को वो फॉरगो करेगा। जैसे हमने कहा कि एक फार्मर है, तो अगर वो चाहता है कि मैं गंदम ज्यादा से ज्यादा उगा लूं और लैंड उसके पास सिर्फ एक कनाल, 2 कनाल, 10 कनाल मौजूद है, तो फिर इसमें पॉसिबल नहीं है कि वो जो है ना राइस को भी उसी तरीके से कंटिन्यू करे। तो फिर राइस को रिड्यूस करे, तभी जाके उसके वीट इंक्रीज होगा। थर्ड, efficient and inefficient use. Efficiency states that maximum attainable combination a society is achieving, while the inefficiency termed as the underutilization of resources due to different macroeconomic factors, such as any pandemic like COVID-19. When people stop spending on consumer and capital goods, builders stop building more houses, etc. कि हमें अपने रिसोर्सेज जो हमारे पास मौजूद हैं उसको बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करना होगा और उससे से ज्यादा फायदा लेना होगा। अब अगर हमारे पास लैंड है, तो अब लैंड मैंने इसे फजूल में खाली रखी हुई है, तो इसकी जगह पे मैं वहां पे काश्तकारी क्यों नहीं करता? मैं नहीं कर सकता, किसी और को दे दूं रेंट पे और वो काश्तकारी उसकी शुरू कर दे। या फिर मैं क्या कर दूं, एक और बंदे को लीज पे दे दूं, वो वहां पे अपना सेटअप वगैरह बना के उसको चलाता रहे। अपने रिसोर्सेज को मैंने मैक्सिमम एक्सटेंट तक यूटिलाइज कर। लेकिन ये यूटिलाइजेशन कब हमारे पास इफेक्ट होती है, जब हमारे पास कोई इस किस्म के डिजास्टर्स या कोई और इश्यूज आ जाते हैं, पेंडेमिक जैसे आया हमारे पास, कि जहाँ पे कंज्यूमर्स लगाने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है कि सिचुएशन का कुछ पता नहीं चलता, इनकम हमारी रुक गई है। ठीक है, और बिल्डर्स वगैरह रुक गए कंस्ट्रक्शन पे, कि कौन वहां पे जाएगा कंस्ट्रक्शन के पीछे फिरेगा जब लोग सारे के सारे घरों में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपके रिसोर्सेज क्या हुआ है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन शुरू हो गई। नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट हमारे पास है इसमें ग्रोथ का। इंक्रीजिंग एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ओवर टाइम थ्रू इन्वेंशंस, इनोवेशन, डिस्कवरीज एटसेट्रा। कि हमें क्या करना है कि लेस इनपुट पे ज्यादा आउटपुट लेकर आना है, हमें ग्रो करना है, अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाना है। तो वो सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल है कि या इन्वेंशंस करो, नई से नई इजादात करो, या इनोवेशंस करो कि जो है ना इम्प्रूवमेंट्स लेकर आओ अपने एग्जिस्टिंग चीजों में, उसको बेहतर से बेहतर बनाओ, या फिर नई चीजें डिस्कवर करो, नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आओ, नए सॉल्यूशंस, नए प्रॉब्लम्स जो है ना डिफाइन करो और फिर उनके सॉल्यूशंस फाइंड करके उसको जो है ना बेहतर यूटिलाइज करो और अपनी इकोनॉमी को ग्रो की तरफ लेकर जाओ कि वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाए। लास्ट में कॉन्सेप्ट हमारे पास है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न increases the opportunity cost by continuous switching of resources to some other uses। कि हमारे पास क्या होगा कि हम अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंक्रीज करें। ठीक है कि जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमारे पास है कि वो कहता है कि आपकी जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहता है कि आपके रिटर्न्स एक टाइम तक सही चलते हैं। कि लेट से आपने एक रूम लिया, आपने अपने दोस्तों को अपने पास जो है अकोमोडेट किया कि चलो 10,000 किराया है, तो 5 बंदों पे तकसीम हो जाएगा, 2-2 हज़ार रुपए हमें देने पड़ेंगे। आप क्या करते हो, आप कहते हो कि नहीं, मैं इससे मजीद जो है ना ये ज्यादा कर दूं। तो अब आप जो है ना 5 की जगह पे 10 बंदे ले आते हो, तो पर हेड 1,000 रुपए। लेकिन 1,000 रुपए तो हो गया, अब एक वॉशरूम सफिशिएंट नहीं है, वहां पे रूम में स्पेस नहीं है, सबके सांस बंद हो रही है, गुंजाइश नहीं है रहने की।
तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके रिटर्न्स रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब वो लोग आपस में गुजारा नहीं कर पा रहे, तो आपको एक एक्स्ट्रा रूम लेना पड़ेगा। जब आप एक्स्ट्रा रूम लोगे तो फिर 10,000 एक्स्ट्रा आ जाएंगे और वो पूरा का पूरा 9,000 का स्लैब आपके ऊपर रह जाएगा। तो लॉ ऑफ मिनट जो है ना, हमारे पास डिमिनिशिंग रिटर्न्स ये कहता है कि लॉन्ग टर्म में हमारे पास हमारे रिटर्न्स रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हमारे इंक्रीज होंगे जब हम हमारे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कंटिन्यूसली हम स्विच करेंगे, कभी एक रिसोर्स की तरफ कभी दूसरे की तरफ, और उसको हम क्या करेंगे, बेटर से बेटर यूटिलाइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे। तो इसी के बेसिस पे इन्हीं की कॉन्सेप्ट्स को आगे जाके हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को। तो पहला हमारे पास इन्होंने फार्मूला हमें दिया हुआ है, कहता है कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्स कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट वाई गिवन अप कैन बी रिटन एज, कि हमने वाई को क्या कर दिया, कि हमने गिवन अप कर दिया, ठीक है, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कमोडिटी एक्स इन टर्म्स ऑफ द यूनिट ऑफ वाई गिवन अप कैन बी रिटन। कि हमने क्या किया, हमारे पास अपॉर्चुनिटी जो है ना कॉस्ट क्या थी एक्स की, ठीक है, हम उसको मेजर करेंगे वाई के परस्पेक्टिव से। क्यों? क्योंकि हमने जो है ना वाई को गेन किया और एक्स को हमने छोड़ दिया। तो इसी के बेसिस पे अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के फार्मूले को देखें तो y2 माइनस वाई वन कि हमने क्या किया कि हमने जो है ना y को 2 को जो है ना एक्सेप्ट किया, y1 को छोड़ दिया, ठीक है, और कमोडिटी एक्स को हमने क्या कर दिया था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना हमने उसको कंसीडर की, हमने उसको जो है ना गेन किया, हमने कहा कि अपॉर्चुनिटी एक्स जो है ना हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ना कि हमने y को जो छोड़ दिया तो उससे हमें x का क्या फायदा मिलेगा। तो x के फायदे को देखने के लिए हमने क्या कर दिया कि x1 माइनस x2 माइनस x1 के हमारे पास चेंज इन x, ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो है ना डेल्टा के जरिए से भी ये चीज शो होती है, जैसे आप देखते हो डेल्टा y हो गया, डेल्टा x हो गया, ठीक है, इन चीजों को हम इस तरीके से भी देखते हैं। तो हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखा कि y2 माइनस y1 कि हमारे पास कितना चेंज है, और हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमारे पास x2 थी उसमें से माइनस x1 हम करेंगे, तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा, कि हमारे पास एक को फॉरगो करने की वजह से हमें दूसरे से कितना फायदा पहुंचा। सो कहते हैं कि कुछ एजम्पशंस होती हैं, जैसे हर थ्योरी हर लॉ के लिए हमारे पास कुछ एजम्पशन होती है, तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ एजम्पशन दी गई है कि अगर हम इस फार्मूला को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ एजम्पशंस के ऊपर वर्कआउट करेंगे। सो कहता है कि to illustrate production possibility frontier in a complex economy is not possible without simplifying the model through some core assumptions। ठीक है कि हमें इस मॉडल को आसान बनाना पड़ेगा कुछ assumption लेके, कि कौन सी assumption, efficient use of resources, it is assumed that economic resources are used efficiently, कि हमारे पास इस चीज को हम ध्यान में रखें कि हमने अपने रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज किया हुआ है, 100% कैपेसिटी पे यूटिलाइज करें, हमारे इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट चल रही है, ठीक है, हमारे पास जो है जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉयड हैं, कोई भी हमारे पास जो है ना अनएम्प्लॉयड नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि रिज्यूम दैट ऑल अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्स आर फुली एम्प्लॉयड, कि हमारे पास जितने भी जो है ना रिसोर्सेज हैं वो फुली एम्प्लॉयड है। Input resources are fixed. It is further assumed that economic resources are given and fixed. The change in quantity and quality of input resources are not possible. कि हमने उसको कांस्टेंट रखा है, कि हमारे पास जो इनपुट है, हमारे पास जितने भी यूनिट आ रहे हैं, देखिए वो कांस्टेंट रहेंगे। अगर हमारे पास जो है ना वो वेरी करना शुरू कर दें, कभी 10, कभी 8, कभी 6, कभी 5, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एवरेज के जरिए से हमारे पास वो चीज़ उस तरीके से मैयर नहीं हो पाएगी, हमें उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। Second कहता है कि two goods model. It is assumed that societies resources are deployed to produce only two goods like guns and bread. Guns for defense requirement, bread for representing social needs. कि हम दो चीजों के बारे में मुआवजा करेंगे, क्योंकि अगर हम ऊपर फॉर्मूला में देखें तो हमारे पास क्या है, y2 माइनस y1 x2 x माइनस x1, ठीक है, क्योंकि दो कमोडिटीज है x और y को हम ये assume कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमें क्या करना है कि डिफेंस को बेहतर बनाना है तो फिर ब्रेड को ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, और अगर हमें ब्रेड को इम्प्रूव करना है तो डिफेंस के ऊपर फोकस कम होगा। और उसके बाद लास्ट assumption हमारा क्या है, कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। इट इज फर्दर assumed that technology techniques of production remain unchanged during the production process, क्योंकि अगर आप टेक्निक को चेंज कर देते हो तो फिर आपके पास उसके प्रोडक्टिविटी जो है ना चेंज हो सकती है। अब एक बंदा हैंडमेड क्या कर रहा है, वो सारे के सारे जो है ना ड्रेसेस प्रिपेयर कर रहा है, और एक बंदा मशीन से बना रहा है और जो है ना उसके ऊपर दस्तकारी वगैरह कर रहा है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि कांस्टेंट टेक्नोलॉजी रहेगी, कि बाय हैंड है तो बाय हैंड, अगर मशीन है तो थ्रू आउट मशीन से चलता रहेगा।
तो हाउ इट गोइंग टू वर्क फॉर अस, तो हम इसके लिए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास कहता है कि hypothetical data about an economy will be helpful to demonstrate the production possibility frontier, an economy which is producing two goods like guns and bread। कि हम इस चीज को कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक इकोनॉमी है जो गन्स और ब्रेड बना रही है, तो उसकी कॉम्बिनेशन हमारे पास कैसे चलेगी। ठीक है, सो अगर हमारे पास एक कंट्री है, वो क्या कर रही है कि हमारे पास कहता है कि गन 10,000 में हम मेजर कर रहे हैं, और हमारे पास ब्रेड जो है ना वो 100,000 पाउंड्स में हम उसको मेजर कर रहे हैं। सो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या हो सकता है, ए में देखें तो 0 गन्स, ठीक है, और 100 के 100 रिसोर्सेज हम ब्रेड के ऊपर यूटिलाइज कर रहे हैं। हमने क्या किया, या फिर हमारे पास वन जो है ना गन के लिए हो जाएगा, 90 हमारे पास कहाँ रह गया, वो हमारे पास ब्रेड के लिए रह गया। टू जब हमने क्या कर दिया गन्स के लिए कर दिया, तो 70 हमारे पास कहाँ पे हो जाएगा, हमारे ब्रेड की तरफ चला जाएगा। 3 गन की तरफ, तो 40 हमारे पास ब्रेड की तरफ हो जाएगा। और फिर हमारे पास जो है ना कहता है कि 4 अगर हम जो है गन्स की तरफ जाते हैं, तो 0 हमारे पास जो है ना क्या हो जाएगा, ब्रेड की तरफ फोकस हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी का पर जो है ना फ्रंटियर के अकॉर्डिंगली हम इसमें वो कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे कि जहाँ पे हमारे पास दोनों नीड्स हमारी फुलफिल हो सके। क्योंकि अगर हम एक्सट्रीम्स को देखें तो ये तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम कहें कि जी ये दोनों चीज़ें हम पॉसिबल ही बना लेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यार जो है ना दोनों को ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। एक तो एक जो है ना एक्सट्रीम लेवल है हमारे पास, या ये होगा या वो होगा। तो हमें उसके दरमियान ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, इसमें से चूज करना होगा कि कौन सा ऐसा सुटेबल कॉम्बिनेशन होगा जहाँ पे हमारे पास कैंस भी एनफ होंगी और ब्रेड भी एनफ होगा, हमारी नीड को फुलफिल करेगा। तो इसी के बेसिस पे कहता है कि from the table, it can be concluded that given that limited input resources and state of technology, the production of gun and bread is limited. Moving from combination A to E, which are transferring labor, machine, and land and bread industry to gunpowder to gun industry in order to increase quantity of guns to be produced. कि हमने क्या कर दिया कि इसको अगर हम टेबल में देखें तो वहाँ पे क्या था कि एक एक कॉम्बिनेशन में एक चीज कम हो रही थी, दूसरी इंक्रीज होती जा रही थी। ठीक है, सो ए टू ई जब हमने इसके कॉम्बिनेशन को देखा, तो हमारे पास क्या था, दो एक्सट्रीम्स थे ए और ई, दरम्यान में हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन लाई कर रहे थे। तो कहते हैं कि मोर ओवर टेबल इज रिप्रेजेंटिंग दैट when switching of scarce resources from bread industry to gun industry, the foregone is increasing gradually। कि जब एक से दूसरे की तरफ मूव करोगे, तो वो दूसरा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, उनके दरमियान हमारे पास इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो हम इसको कर्व के ऊपर जब शो करते हैं, तो हमारे पास कैसे कॉम्बिनेशन बनता है कि हमने y एक्सिस पे क्या कर दिया, ब्रेड को कंसीडर करेंगे, और x एक्सिस पे हमने क्या कर दिया, गन्स को कंसीडर कर दिया। तो पहले अगर हम कॉम्बिनेशन को देखें, तो हमने क्या कहा कि हमारे पास तो एक एक्सट्रीम चल रही है कि यहाँ हम क्या करेंगे, 0 गन्स प्रोड्यूस करेंगे, और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम ब्रेड्स होंगे 100%। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ गया। दूसरा कॉम्बिनेशन हमने क्या कहा कि दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास जो है ना 1 और 90 का है। तो 1 और 90 के परस्पेक्टिव से अगर हम देखें, तो हमारे पास गन जो है ना वो क्या है, वो सिर्फ 1 है। ठीक है, और ब्रेड हमारे पास 90 रह गया, तो वो हमारे पास 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 90 हमारे पास उससे 100 से थोड़ा नीचे आ गया। फिर थर्ड कॉम्बिनेशन को देखें, थर्ड में हमने क्या कहा, हमारे पास जो है ना 2 और 70 है। तो 2 हमारे पास जो है ना लेट से यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 70 आ गया, सी की कॉम्बिनेशन। फिर हमने डी को देखा, डी में हमारे पास 3 और 40 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, दैट लाइज ऑन द 3 एंड दैट कम्स ऑन द हमारे पास 40। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है ई 4 और 0। तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया, और ब्रेड तो हमारे पास 0 पे लाई कर रहा है। तो हमारे पास क्या हुआ, कर्व कहाँ से मूव हो रहा है, इस तरीके से अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आना शुरू हो गया। तो जहां पे हमने क्या कहा कि हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, और हम उसके कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, तो उसके बेसिस पे अब हम क्या करेंगे, हमने जो है ना कुछ पॉइंट्स उसमें डिफाइन कर दिए। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहली बात हमारे पास जो है ना, इन्होंने कहा कि ईच पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट द guns and bread when all the available resources are fully and efficiently employed. Combination N, which is lying outside the PPF, presents an unattainable within given quantity and quality of resources। कि जहाँ पे हमारे पास ये n पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जो कि अनअटेनेबल है। क्यों, क्योंकि कर्व तो हमारा डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, और वो हमारे पास जो है ना क्या कर रहे हैं कि उससे आगे लाई कर रहा है।
ठीक है, तो अगर हम उस चीज को देखते हैं तो फिर तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अपनी लिमिट से बाहर तो जा नहीं सकते, रिसोर्सेज को हम इंक्रीज तो नहीं कर सकते। कि मैं कहूँ कि मेरे पास जो है ना रिसोर्सेज सी मेरा क्या था, कि अगर हम सी को देखें तो हमारे पास उसका रिसोर्स, हमने कहा कि हमारे पास 40 कॉम्बिनेशन से चल रहा है। ठीक है, सी के देखें तो 70 और 2। तो अब मैं 70 से जो है ना 70 पे रह के मैं 4 पे तो नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास पैसे ही उतने लिमिटेड है। तो मैं जब रहूंगा तो मैं इस कॉम्बिनेशन के अंदर रह सकता हूँ। ठीक है, इससे बाहर जाता हूँ तो ये मेरी कैपेसिटी से बाहर हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन के ऊपर अपने आप को रखने की कोशिश करूंगा। तो तभी जाके मैं क्या कर सकता हूँ, रिसोर्सेज को बेहतर यूटिलाइज कर सकता हूँ। इसकी मिसाल ऐसी है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सर्कल ड्रा कर देता हूँ। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास लिमिट क्या है कि मैं इसके लाइन तक आ सकता हूँ। इससे बाहर जाऊंगा तो मैक्सिमम जो है ना मैं आउट चला जाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं जो है ना इस लाइन से नीचे की तरफ आता हूँ तो ये मेरे पास एक लिमिट से बहुत ही कम हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, खुद को उसी लाइन पे स्टिक करना पड़ेगा कि जहां पे मैं बेहतर तरीके से इस चीज को यूटिलाइज कर सकूं। सो एंड तो मेरे पास पॉसिबल नहीं है कि मैं अपनी लिमिट से आगे निकल सकूं और मैं पॉसिबिलिटी से बाहर चला जाऊं, जबकि मेरे पास रिसोर्सेज यहाँ पे लाई कर रही है, कर्व मेरा यहाँ पे लाई कर रहा है। सेकंड कहता है कि वेयर एस पीपीएफ द पॉइंट एम गिवन विद इन द पीपीएफ रिप्रेजेंट दैट रिसोर्सेज आर नॉट फुली इम्प्लॉयड और इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। और ये जो मेरे पास इतना बड़ा गैप मौजूद है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास रिसोर्सेज बेटर यूटिलाइज नहीं हो रहे। क्यों यूटिलाइज नहीं हो रहे, क्योंकि मैं जो है ना अपनी कैपेसिटी अचीव नहीं कर रहा। ये जो मेरे पास एम पॉइंट पे मैंने इसको ड्रा कर दिया कि मैं कहूँ कि मैं इस कॉम्बिनेशन पे बैठ जाता हूँ, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, मेरी लाइन से बहुत ज्यादा डिफरेंस शो कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने रिसोर्सेज को बेहतर इस्तेमाल नहीं करा। मेरे अंदर कैपेसिटी थी 4 घंटे काम करने की, मैं 2 घंटे उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो दैट इज इनएफिशिएंट यूज ऑफ माई रिसोर्सेज। और अगर मेरी कैपेसिटी 4 घंटे है और मैं उसको जो है ना 8 पे लेकर जा रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं जो है उसको अचीव नहीं कर सकता, सिर्फ सोच ही सकता हूँ, बल्कि वो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल पॉइंट मेरे पास कौन सा है, कि जहाँ पे एफिशिएंट यूज हो रहा होगा, और वो मेरा ये कर्व होगा। कि जहाँ पे मैं इस कर्व के ऊपर कहीं पे भी कोई भी कॉम्बिनेशन के ऊपर चलूंगा, तो वो मुझे कहाँ पे लेकर आएगा, पॉसिबिलिटीज की तरफ लाएगा। और मैं वहां पे क्या कर सकता हूँ, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कर सकता हूँ। अगर मैं इससे नीचे आऊंगा कर्व से, तो इनएफिशिएंट, इस कर्व से बाहर जाऊंगा तो अनअटेनेबल हो जाएगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस कर्व को देखते हैं। प्रोडक्शन फ्रंटियर जो है ना हमारे लिए एक कॉम्बिनेशन चूज करता है। सो प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होंगी प्रोडक्शन जो है ना पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की। तो पहली बात हमने क्या कहा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, कि हमने कहा कि ये कर्व है हमारे पास जो है ना लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे डाउनवर्ड आर्क की तरफ आ रहा है। दिस implies that the trade-off between two goods due to constraint of input resources। ये डाउनवर्ड क्यों बना, क्योंकि हमारे पास जो है ना लिमिटेड रिसोर्सेज है। या एक के ऊपर फोकस होगा या दूसरे के ऊपर फोकस होगा, हम इनके दरमियान फंसे हुए हैं। हम इससे बाहर अनअटेनेबल की तरफ नहीं जा सकते। Concave to the origin, it implies that increase in the slope of PPF as the opportunity cost of producing more of one increases due to two reasons. Law of diminishing return. Second, some resources are not compatible for some goods. By switching resources from compatible goods to non-compatible, more of one product has to forego to get a little of other। ठीक है, कि पहली बात कहता है कि हमारे पास ये कनकेव जो बन रहा है, तो किस वजह से बन रहा है, अपने ओरिजिन की तरफ इसीलिए बन रहा है। हमारे पास पहले रीजन तो हमने कहा कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जो मैंने आपको बताया कि आपके पास एक कैपेसिटी तक वो चीज मैक्सिमम हो सकती है, उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाती है। और दूसरा हमारे पास क्या है, कि हमारे पास अगर हम जो है ना एक अनकम्पेरेबल रिसोर्स की तरफ जाते हैं जो उसके साथ कॉम्बिनेशन में नहीं जा रहे, जैसे ब्रेड और गन्स है। ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है हमारे पास क्या होगा कि एक को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, दूसरे के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। तो ये तो इसकी मेजर हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज है। So जिसकी एग्जांपल दिए, कहते हैं कि लैंड ए इज मोर फर्टाइल फॉर राइस क्रॉप्स एंड लैंड बी इज फॉर कॉटन। By switching land A from rice crop to cotton, we will get little of cotton by sacrificing much of rice crop। ये राइस तो हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही फर्टाइल है लैंड बी से। ठीक है, और वो दूसरी जो लैंड बी है मेरे पास कॉटन की है, तो कॉटन मेरे पास इतना ज्यादा नहीं हो रहा, जबकि राइस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मैं राइस को छोड़ के क्या कर रहा हूँ, कॉटन की तरफ जा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने राइस क्रॉप को ज्यादा छोड़ दिया। ठीक है, मैंने एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट उसके लिए सेक्रीफाइस कर दिया। लास्ट में कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड शिफ्ट इन पॉसिबिलिटी कर्व।
किस तरीके से चलता है, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे और शिफ्ट जो है हमारे पास पॉसिबिलिटी कर्व में आ रहे हैं। तो शिफ्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी कर्व में कहाँ पे आएंगे, जब हमारे पास रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे और हमारा ये कर्व यहाँ से यहाँ तक आना शुरू हो जाए या फिर इस तरफ से आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो हम उसके परस्पेक्टिव से इसको कहते हैं कि हमारे पास क्या हुआ कि ये चीजें जो है ना हमारे पास अपनी कैपेसिटी से बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, तो हम इन चीजों को कंसिडर करते हैं। ठीक है, कि हम अगर इस तरीके से कर्व की तरफ आते हैं, ठीक है, या इस तरीके से कर्व की तरफ आते हैं, तो हमारे पास उसमें शिफ्ट नजर आएंगे जो हमें फील होंगे कि हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। सो हमारे पास क्या हुआ, कहता है कि किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ और शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व काम करेगी। ड्यूरिंग द फेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इट एक्सपीरियंसेस एक्सपेंशन इन इट्स प्रोडक्टिव पोटेंशियल। ठीक है, जब इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है तो जाहिर सी बात है, जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, परचेजिंग ज्यादा हो रही है, लोग स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास इकोनॉमी में एक्सपेंशन आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, इन अ ग्रोइंग नेशन गवर्नमेंट हैज मोर रिसोर्सेज टू स्पेंड ऑन बिल्डिंग ह्यूमन रिसोर्स। By investing in men, nation would have more doctors, engineers, chartered accountants, and skilled entrepreneurs. Such investment enable the agents of the economy to produce more goods and services than before. As a result, economy will be able to produce even those combinations which was dreamed before. ठीक है, जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, खुशहाली की तरफ जा रहा है, तो फिर तो आपकी इकोनॉमी के पास जो है ना क्या हो गया, जो है अपॉर्चुनिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस करें, इंजीनियर्स प्रोड्यूस करें, ताकि वो जो है ना अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमम कैपेसिटी तक लेकर जाए। और जिन चीज़ों को वो अपना ख्वाब समझते थे कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, हम जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉसिबल होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को बेटर से बेटर यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम देखें तो हमारे पास शिफ्ट, जैसे मैंने ऊपर आपको ड्रा करके दिया, सेम एज इट इज यहाँ पे हमारे पास शिफ्ट आया कि बिफोर इकोनॉमिक एक्सपेंशन द पॉइंट एन वाज अनअटेनेबल as the resources were not sufficient to achieve it and it was lying outside the PPF. But with economic growth, as economic resources increases, then the economy can experience to produce even point N, which was unattainable before. This is shown with outward shift of PPF. ठीक है, कि आपके पास क्या हुआ कि लेट से आपके पास जो है ना क्या था, सैलरी आपकी कम थी, आपकी 10,000 सैलरी थी, तो आप यहाँ पे बैठे, आपकी सैलरी जो है ना इस पॉइंट तक आप नहीं पहुंच सकते थे, गाड़ी वगैरह नहीं परचेज कर सकते थे। आपकी सैलरी जो है ना वो हो गई है 15,000 या 20,000 हो गया, तो 20,000 की रेंज में जब ये चीज आना शुरू हो गई है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए भी अनअटेबल नहीं रहा, अनअटेनेबल नहीं रहा, बल्कि अब ये क्या हो गया, अटेनेबल बन गया। क्यों, क्योंकि आपके पास वो रिसोर्सेज अब मौजूद है। तो यही बात यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि आपको क्या होता है कि जब इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही थी तो वो इस लाइन पे बैठी हुई थी, ठीक है, इन पॉइंट्स के ऊपर जो है ना वो अचीव कर रही थी। लेकिन इकोनॉमी ने जैसे ग्रो किया तो वो जो एन अनअटेनेबल पॉइंट था वो भी हमारे लिए पॉसिबल हो गया अचीव करना। और इसकी वजह से हमारे पास जो चीज आई दैट इज नोन एज शिफ्ट इन कर्व। ठीक है, हमारे पास शिफ्ट इन कर्व आया कि अपनी जगह से दूसरी जगह मूव होना शुरू हो गया। तो हमारे पास क्या हुआ, जब इकोनॉमिक एक्सपेंशन होगी तो हमारे पास जो अनअटेनेबल पॉइंट होगा वो अटेनेबल बन जाएगा। और इसके अपोजिट क्या होगा कि जब हमारी इकोनॉमी जो है ना वो क्या कर रही है कि हमारे पास जो है ना वो एक्सपेंशन खत्म हो चुकी है, वो लिमिटेड होना शुरू हो गई है, तो फिर हमारे पास सिचुएशन क्या होगी, वो वापस एम की तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो जहाँ पे इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा था वो हमारे लिए अब क्या हो जाएगा, वो एफिशिएंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने अपनी कैपेसिटी से कम हो गए कहाँ पे आ गए हैं, डाउन हो गए हैं। तो वो इसकी इनवर्स सिचुएशन हमारे पास बन जाती है। तो इसके बेसिस पे हमने क्या जो है ना कंक्लूड निकाला कि जब इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी तो हमारे पास शिफ्ट इन कर्व आएगा आउटवर्ड की तरफ। और जब इकोनॉमी हमारे पास एक्सपेंड नहीं होगी, स्लो होना शुरू हो जाएगी, तो हमारे पास हमारा जो कर्व होगा वो आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, बल्कि वो वहीं पे लिमिटेड होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था। ठीक है, जिसके बारे में डिस्कशन की, हमने देखा कि हमारे पास जो है ना किस तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अवेल किया जा सकता है और किस तरीके से हम अभी इकोनॉमी को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, कि उसमें रिसोर्सेज को कम्बिनेशन अच्छा सा बना ले कि कितनी चीज़ें हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए और कौन सी हमें फॉरगो करनी चाहिए दूसरी चीज़ें। तो वो जो है ना हमें उन एस्पेक्ट से इन दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है। सो यहाँ तक अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।